नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, क्या तुम जानती हो कि दुनिया का सबसे महंगा हुनर कौन सा है? कोडिंग? नहीं। एमबीए? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है आरके? वो है शब्दों से बेचने की कला, यानी कॉपीराइटिंग। अगर आप अपने शब्दों से किसी की जेब से पैसा निकलवा सकते हैं तो आप कभी गरीब नहीं रह सकते। और आज हम इसी जादुई कला को सीखने वाले हैं। बिल्कुल सही। आज हम डीकोड करने जा रहे हैं राघव अरोड़ा की मास्टरपीस कॉपीराइटिंग हैंडबुक। राघव जी ने दैनिक भास्कर में 13 साल तक विजुअलाइजर और कॉपीराइटर के तौर पर काम किया है। तो ये किताब कोरी थ्योरी नहीं बल्कि प्योर प्रैक्टिकल ज्ञान है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक बोरिंग हेडलाइन को क्लिकबेट कैसे बनाएं, कस्टमर के दिमाग में घुसकर उसे प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर कैसे करें और कैसे अपने शब्दों को पैसा बनाने वाली मशीन में बदलें। चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, मार्केटर हो या बिजनेसमैन, अगर आप बेचना सीखना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए गोल्ड माइन है। चलिए शब्दों का जादू सीखते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। आज हम शब्दों की उस दुनिया में उतर रहे हैं जहां शब्द सिर्फ अक्षर नहीं होते बल्कि औजार। बिल्कुल ऐसे औजार जिनसे ब्रांड की पहचान गढ़ी जाती है, सामान बिकता है और कभी कभी तो समाज की सोच का रुख भी मोड़ दिया जाता है। हाँ। हमारे सामने एक विशेषज्ञ की हैंडबुक के कुछ खास हिस्से हैं जिसे कॉपीराइटिंग की कला और मतलब उसके विज्ञान को समझाने के लिए लिखा गया है। और ये कोई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, जैसा कि बताया गया। लेखक को 13 साल का तजुर्बा है एक बड़े अखबार में। बिल्कुल जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ ज्ञान। तो आज हमारा मकसद है इस हैंडबुक के पन्नों से उन रणनीतियों को निकालना, उन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को। हाँ, और ये समझना कि आखिर वो कौन सा जादू है जो कुछ लाइनें हमारे दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी उलझन को सुलझाते हैं। कॉपीराइटिंग आखिर है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग इसे बस अच्छा लिखना या वो रचनात्मक लेखन समझ लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन हैंडबुक साफ कहती है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, रचनात्मक लेखन शायद अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हो, लेकिन कॉपीराइटिंग का एक सीधा और साफ लक्ष्य होता है। क्या? बिक्री बढ़ाना और ब्रांड को मजबूत करना। हर शब्द का एक मकसद है, हर लाइन एक सेल्स पर्सन की तरह काम करती है। अच्छा, लेकिन लेखक एक और दिलचस्प बात कहते हैं। वो इसे सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं रखते। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि एक कॉपीराइटर समाज का आईना भी होता है। वो शब्दों के जरिए उन सच्चाइयों को सामने लाता है जो या तो हम देख नहीं रहे या जो भविष्य में होने वाली हैं। एक तरह से भविष्यवक्ता का काम। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और अहम चीज है विजुअलाइजेशन। लिखने से पहले देख। हाँ, पूरे विज्ञापन को अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह देख लेना। सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तस्वीर, रंग, माहौल, सब कुछ। और ये सिर्फ आर्ट डायरेक्टर का काम नहीं है, ये कॉपीराइटर की सोच का हिस्सा है। हैंडबुक में इसका एक जबरदस्त उदाहरण भी दिया गया है। वो अखबार वाला। हाँ, जब लेखक का अखबार सर्कुलेशन में नंबर 1 बना था। ये कोई छोटी बात नहीं थी और इसे लोगों तक पहुंचाना था। और उन्होंने जो किया वो कमाल था। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखा, नहीं, एक विज्ञापन बनाया जिसमें उनके और विरोधी अखबार के सर्कुलेशन के आंकड़े थे, साफ साफ। और साथ में एक जज का हथौड़ा रखा और सिर्फ 2 शब्द लिखे, सत्यमेव जयते। बात खत्म। कितना शक्तिशाली। कोई दावा नहीं, कोई डींग नहीं, सिर्फ तथ्य और एक ऐसा वाक्य जो हर भारतीय की रगों में दौड़ता है। सही कहा। ये दिखाता है कि सही मौके पर कम शब्द ज्यादा शोर करते हैं और यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। मतलब उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं सोचे, पूरा सीन सोचा। वो हथौड़ा उस विज्ञापन को एक अदालत का फैसला बना देता है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। बिल्कुल, कमाल है। अच्छा, अब उन फॉर्मूलों पर आते हैं जिसका जिक्र हैंडबुक में है। ये बड़े दिलचस्प लगते हैं। पहला है 7C फॉर्मूला। हाँ, ये किसी रेसिपी की तरह लगता है या एक चेकलिस्ट। आप इसे एक चेकलिस्ट या एक रोड मैप कह सकती हैं। ये प्रक्रिया को आसान बनाने का तरीका है। ठीक है, तो इसके 7 कदम है। पहला C क्या है? पहला है कंपाइल, यानी विषय से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा कर लो। कच्चा माल। ओके, सारा डेटा एक जगह। फिर दूसरा C है कंसाइज, मतलब उस सारे कच्चे माल में से काम की चीजें निकालकर उसे छोटा और सटीक बनाना, भीड़ कम करना। ठीक कहा। तीसरा और सबसे मजेदार हिस्सा है क्रिएट, जहाँ जादू होता है। हाँ, अब अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। कोई नया आइडिया, कोई नया शब्द, कोई नया नजरिया। और आइडिया आने के बाद उसके बाद आता है कम्युनिकेट, यानी अपनी बात को इस तरह कहना
ताकि ब्रांड और ग्राहक के बीच एक रिश्ता बने, एक संवाद शुरू हो। और ये रिश्ता तभी बनेगा जब 5वां सी काम करेगा, कनेक्ट। कनेक्ट। हैंडबुक में इसकी तुलना सॉकेट में स्विच लगाने से की गई है। क्या बात है, मतलब आपका आइडिया ग्राहक के दिमाग से जुड़ जाना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि ये उसी के लिए है। बिल्कुल। और जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो 6ठा सी काम करेगा, कैच। यानी आपके लेखन में एक चुंबकीय खिंचाव होना चाहिए जो पाठक को पकड़ ले और जाने ना दे। और आखिर में 7वां सी, कंसोलिडेट। यानी इन सब कोशिशों से बाजार में ब्रांड की जगह को और पक्का करना, उसे और मजबूत बनाना। ये तो पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस लगता है। पर मेरा एक सवाल है, इस 7 सी की प्रक्रिया में ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या वो जानकारी ठीक से नहीं जुटा पाते या फिर वो जुड़ाव बनाने में चूक जाते हैं? मेरे हिसाब से हैंडबुक का इशारा यही है कि ज्यादातर लोग कंपाइल और क्रिएट के बीच फंस जाते हैं। अच्छा। या तो वो इतनी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि उसमें खो जाते हैं, या फिर वो एक बड़े आइडिया का इंतजार करते रहते हैं जो कभी आता ही नहीं। हाँ। जबकि असली खेल कनेक्ट और कम्युनिकेट का है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे ग्राहक की भाषा में उसकी भावनाओं से जोड़कर नहीं कह पाए तो वो बेकार है। ठीक है, तो 7C प्रक्रिया है, मतलब A to Z का रोड मैप। लेकिन जब हम असल में कुछ लिखते हैं तो उस लिखे हुए टेक्स्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? हाँ, ये एक जरूरी फर्क है। मुझे लगता है हैंडबुक का 5I फॉर्मूला इसी सवाल का जवाब देता है। बिल्कुल। 7C फॉर्मूला कैसे बनाए पर है और 5I क्या बनाए पर। एक प्रक्रिया है, दूसरा परिणाम। अच्छा, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक एक अच्छी कॉपी में 5 गुण होने चाहिए। पहला पहला, वो इंटरेस्टिंग हो, यानी दिलचस्प हो, उसे पढ़ने में मजा आए, बोरिंग ना हो। दूसरा, इंटरैक्टिव, मतलब भाषा ऐसी हो कि पढ़ने वाले को लगे कि उससे सीधी बात हो रही है, एक सवाल जवाब का अंदाज हो। तीसरा है इंफॉर्मेटिव, काम की जानकारी भी दे। बिल्कुल, सिर्फ मनोरंजन न करें। चौथा, इन्वॉल्विंग, यानी पाठक को कहानी में शामिल कर ले, उसे लगे कि ये उसी की कहानी है। और सबसे जरूरी 5वां गुण, इंक्वायरी जनरेटर, जिसे हम आम भाषा में कॉल टू एक्शन कहते हैं। हाँ, मतलब कॉपी पढ़ने के बाद पाठक कुछ करने के लिए मजबूर हो जाए। फोन उठाए, वेबसाइट पर जाए या दुकान पर चला जाए। अगर आपकी कॉपी में ये 5 आई मौजूद हैं, तो वो सिर्फ पढ़ी नहीं जाएगी बल्कि अपना काम भी करेगी। तो ये फॉर्मूले हमें एक सोच का ढांचा देते हैं। लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो विज्ञापन दिखता कैसा है, कागज पर शब्दों को कैसे सजाएं, यहीं पर हैंडबुक का हेड टू टो फॉर्मूला काम आता है। हाँ, जो विज्ञापन को एक इंसान की तरह देखता है। हेड टू टो, ये नाम ही बड़ा दिलचस्प है। विज्ञापन को एक शरीर की तरह देखना, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक विज्ञापन के भी एक शरीर की तरह 3 मुख्य हिस्से होते हैं। ओके। सबसे ऊपर है सिर, यानी हेडलाइन। ये पहली चीज है जो पाठक को दिखती है और इसका काम है ध्यान खींचना। अगर हेडलाइन ने पाठक को नहीं पकड़ा तो वो बाकी विज्ञापन को देखेगा भी नहीं, खेल वहीं खत्म। तो हेडलाइन दरवाजा है और बॉडी कॉपी वो कमरा है जिसमें आप पाठक को लेकर आते हैं। क्या खूब कहा है। यहाँ आप उसे आराम से बिठाकर पूरी कहानी सुनाते हैं। ये चीज आपकी जिंदगी कैसे बेहतर बनाएगी, इसके पीछे की सोच क्या है। बिल्कुल यही बात है। बॉडी कॉपी विज्ञापन का दिल और आत्मा है। यहीं पर आप तर्क और भावना दोनों से बात करते हैं। और फिर आता है शरीर का आखिरी हिस्सा, पैर का अंगूठा, यानी कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, ये पाठक को बताता है कि अब आगे क्या करना है। ये उस पूरी बातचीत को एक मंजिल तक पहुंचाता है। बिना इसके विज्ञापन अधूरा है। हैंडबुक में लेखक हेडलाइन पर बहुत जोर देते हैं। वो एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि हेडलाइन का काम उत्पाद बेचना नहीं है, बल्कि बॉडी कॉपी को बिकवाना है। हाँ, मतलब हेडलाइन का इकलौता मकसद है पाठक को अगली लाइन पढ़ने के लिए मजबूर करना। और ये एक बहुत गहरी समझ है। यहीं पर फीचर्स और बेनिफिट्स का फर्क समझ में आता है। फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। ज्यादातर विज्ञापन ये बताने की गलती करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या है। ये हुए फीचर्स, जैसे इस फोन में 12 GB रैम है। बिल्कुल, जबकि पाठक ये जानना चाहता है कि उस प्रोडक्ट से मुझे क्या मिलेगा। ये हुए बेनिफिट्स, मतलब 12 GB रैम से मेरा फोन कभी हैंग नहीं होगा। सही, जैसे हैंडबुक का वो खिलौने वाला उदाहरण। आप ये नहीं बेच रहे कि खिलौना प्लास्टिक का है और उसमें 4 पहिए हैं। आप माता पिता को उनके बच्चे के लिए खुशियां बेच रहे हैं। बिल्कुल, आप उन्हें वो पल बेच रहे हैं जब उनका बच्चा खिलौने से खेलते हुए हंसेगा। आप एक एहसास बेच रहे हैं, एक समाधान बेच रहे हैं। कोई ड्रिल मशीन नहीं खरीदता
लोग दीवार में छेद खरीदते हैं। क्या बात है, ये नजरिया बदलते ही आपकी हेडलाइन और आपकी पूरी कॉपी की भाषा बदल जाती है। अब कुछ उन छोटे छोटे लेकिन बहुत काम के सुझावों पर आते हैं जो हैंडबुक में दिए गए हैं। इनके शीर्षक भी बड़े मजेदार हैं, जैसे ज्यादा फेंकने का नहीं या बेच डालो। हाँ, इसमें से एक प्रमुख सुझाव है ग्राहक का नजरिया अपनाना। ये सबसे बुनियादी नियम है। लिखने से पहले अपनी कुर्सी से उठकर ग्राहक की कुर्सी पर बैठ जाओ। ये सोचो कि वो क्या चाहता है, उसे क्या डर है, उसकी क्या उम्मीदें हैं। जब आप उसकी तरह सोचने लगते हैं तो शब्द अपने आप सही निकलने लगते हैं। इसी से जुड़ा दूसरा नियम है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें, मुश्किल शब्दों से बचें। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हैंडबुक में ठंडा मतलब कोका कोला का दिया गया है। हाँ, ये किस्सा बड़ा मशहूर है। ये लाइन पंजाब के एक ढाबे पर होने वाली आम बातचीत से निकली थी। लोग कहते थे, कुछ ठंडा लाओ, मतलब कोका कोला। अच्छा। एजेंसी ने बस उस सच को पकड़ लिया। उन्होंने कुछ नया नहीं बनाया, जो पहले से मौजूद था उसे ही देश के सामने रख दिया। और नतीजा हम सब जानते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि सबसे असरदार शब्द अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं। लेकिन हैंडबुक एक जगह ये भी कहती है कि नियमों को तोड़ें। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ आप नियम बता रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें तोड़ने को कह रहे हैं। देखिए, नियम तोड़ने का मतलब अराजकता फैलाना नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक आप नियम जानते नहीं, आप उन्हें सही तरीके से तोड़ भी नहीं सकते। अच्छा। लीक से हटने के लिए पहले लीक पर चलना जरूरी है। कुछ नया करने के लिए आपको पुराने ढर्रे को तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। एक ब्रांड अपनी पहचान खो सकता है या दर्शकों को नाराज कर सकता है। बिल्कुल है। तो हैंडबुक इस संतुलन के बारे में कुछ बताती है कि नया करने और ब्रांड की पहचान बनाए रखने के बीच की लाइन कहाँ खींची जाए। हैंडबुक सीधे तौर पर लाइन नहीं खींचती, लेकिन इशारा करती है। इशारा ये है कि आप नियम तोड़ें, लेकिन ब्रांड की मूल आत्मा को जिंदा रखें। ब्रांड्स कोर एसेंस। हाँ, आपका प्रयोग ब्रांड के व्यक्तित्व से मेल खाना चाहिए। अगर आपका ब्रांड गंभीर और भरोसेमंद है, तो आप अचानक से मजाकिया विज्ञापन नहीं बना सकते। मतलब चौंकाना है, झटका देना नहीं। बिल्कुल सही। ये बहुत जरूरी बात है। और एक और सिद्धांत जिस पर हैंडबुक बहुत जोर देती है, वो है यूएसपी बनाना, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। अपने उत्पाद की कोई ऐसी खासियत ढूंढना जो उसे भीड़ से अलग करे। और ये खासियत हमेशा कोई नई तकनीक हो, ये जरूरी नहीं। हैंडबुक का नमक वाला टूथपेस्ट का उदाहरण याद है? हाँ बिल्कुल, वो एक क्लासिक केस है। लेकिन क्या यूएसपी हमेशा एक नई चीज होनी चाहिए? नहीं। नमक वाला उदाहरण दिखाता है कि कभी-कभी यूएसपी कोई भूली बिसरी पारंपरिक चीज भी हो सकती है। ये तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक दांव है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक मनोवैज्ञानिक दांव ही है। नमक तो सदियों से दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल होता था। वो कोई नई खोज नहीं थी। कंपनी ने बस उस पुरानी भरोसेमंद आदत को पैक करके बाजार में उतार दिया। उन्होंने लोगों की यादों को, उनकी दादी नानी के नुस्खों पर भरोसे को बेचा। तो यूएसपी बनाने का मतलब हमेशा कुछ आविष्कार करना नहीं होता, बल्कि कभी-कभी कुछ पुनर्खोज करना भी होता है। और आखिर में एक बहुत ही व्यवहारिक लेकिन शायद सबसे जरूरी सुझाव, प्रूफ रीड जरूर करें। यानी गलतियां जांचें। इसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, लगता है छोटी सी बात है। मुझे लगता है कि आइडिया बड़ा है तो एक दो स्पेलिंग की गलती से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हैंडबुक कहती है कि बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? एक छोटी सी गलती भी ब्रांड की छवि पर सवाल खड़ा कर सकती है। ये दिखाता है कि आप लापरवाह हैं। कॉपीराइटिंग सिर्फ रचनात्मकता नहीं है, ये बहुत ज्यादा अनुशासन का काम भी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो ऐसा लगता है कि एक अच्छा कॉपीराइटर सिर्फ शब्दों का जादूगर नहीं है। नहीं, वो एक मनोवैज्ञानिक है जो इंसानी दिमाग को पढ़ता है, एक रणनीतिकार है जो बाजार को समझता है, और एक सेल्स पर्सन है जो बिना सामने आए अपना माल बेच देता है। ये बिल्कुल सही आकलन है। हैंडबुक का निचोड़ यही है कि प्रभावी लेखन कोई जन्मजात प्रतिभा का खेल नहीं है। ये एक हुनर है। एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, और इसे सीखने की बुनियाद है इंसानी मनोविज्ञान को समझना। लोग क्यों खरीदते हैं, वो किन चीजों से डरते हैं, उनके सपने क्या हैं, उनकी अधूरी इच्छाएं क्या हैं। हाँ, एक कॉपीराइटर इन्हीं भावनाओं के तारों को छेड़ता है। हैंडबुक में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि कॉपीराइटर का काम सिर्फ ये दिखाना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी दिखाना है कि क्या हो सकता है या जो हो रहा है पर दिख नहीं रहा। और यही सोच हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर विज्ञापनों, नारों और हेडलाइंस में इस्तेमाल होने वाले शब्दों में हमारी सच्चाई और हमारी धारणाओं को बदलने की इतनी ताकत है, तो जरा सोचिए, हमारे चारों ओर मौजूद ये शब्द होर्डिंग्स पे, फोन स्क्रीन पर, टीवी पर, हर रोज, हर पल
अनजाने में हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को किस तरह से बदल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कॉपीराइटिंग हैंडबुक की वो तकनीकें जो एक आम लेखक को एक स्मार्ट सेल्समैन बना सकती हैं। याद रखिए, लोग सामान नहीं खरीदते, वो उस सामान से जुड़ी कहानी और इमोशन खरीदते हैं। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सिर्फ लिखेंगे नहीं, बल्कि अपने शब्दों से इम्पैक्ट पैदा करेंगे। अगर आज आपको मार्केटिंग का ये सीक्रेट हथियार पसंद आया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें बताएं कि आप अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, फ्रीलांसर्स या बिजनेस पार्टनर्स के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ये वीडियो उनकी दुनिया बदल सकता है। और अब आज का वो सवाल जो आपकी क्रिएटिविटी का असली टेस्ट लेगा। कॉपीराइटिंग का मतलब है कम शब्दों में बड़ा धमाका करना। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगाकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको एक साधारण से पेन को 1000 रुपए में बेचना हो तो आप उसके लिए कौन सी एक लाइन लिखेंगे जो ग्राहक को उसे खरीदने पर मजबूर कर दे? देखते हैं आप में से कौन सबसे बड़ा कॉपीराइटर छिपा है। अपनी बेस्ट पंचलाइन कमेंट करें, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं हूँ आरके और मैं हूँ काजल। आपसे फिर मिलेंगे बिजनेस और ग्रोथ की एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए सही शब्द चुनिए और दुनिया जीतिए। धन्यवाद।